एक और उदाहरण देता हूँ सत्संग से जीवन कैसे बदलता है। एक नट और नटनी कहीं खेल कर रहे थे। किसी राजा के मंत्री ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं, इनको राजा के दरबार में लेकर के चलना चाहिए, राजा खुश होंगे, जहाँ इनको इनाम देंगे वह मुझे भी इनाम देंगे। नट और नटनी सामने ले आते हैं राज दरबार में। शाम के 10 बजे खेल प्रारंभ हो जाता है और अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं। दोनों नट और नटनी पति पत्नी बहुत अच्छा खेल दिखा रहे होते हैं, परंतु पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि सुबह के 4 बज गए, परंतु राजा ने कोई इनाम नहीं दिया। और इस पर निराश होकर के जो नट था, मुख्य जो औरत का जो पति था, उसने कहा कि अब खेल खत्म कर देना चाहिए, अब बंद कर देना चाहिए। तो निर्दयी राजा है, हम 10 बजे से लग करके सुबह के 4 बज चुके हैं, अपना शरीर पूरा तोड़ दिया है, अपना जो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हम कर सकते थे वो किया है, लेकिन ये तो कोई इनाम देने के लिए तैयार ही नहीं है। परंतु पत्नी ने उसको एक छोटी सी बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए। पत्नी ने इशारा किया कि अब तो सुबह होने वाली है, 10 बजे लगे थे, 4 बज गए, 1 घंटे के बाद दिन निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसको आगे चलने दीजिए। 2 बार 3 बार पत्नी ने यही कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए। इतना कहते ही वहां एक अलग तरह की घटना हो जाती है। राजा की जो लड़की बैठी थी वो अपने हीरो का हार उतार करके नटनी के गले में डाल देती है। इसके डालने के तुरंत बाद एक और घटना होती है। राजा का जो लड़का था वो भी अपना 9 लखा जो हार था वो उतार करके नट के गले में डाल देता है। और उसके साथ में एक बुजुर्ग सन्यासी बैठे थे, लगभग 80-85 वर्ष के। वो एक सादा सा कंबल अपने कंधे पर डाले हुए थे, कोपिन बांधे हुए थे, वो अपना कंबल उतार करके नट के कंधे पर डाल देता है। और फिर राजा गुस्से में बोलता है कि रोक दीजिए इस खेल को, अब खेल नहीं होगा। जब राजा खड़े हुए तो नट और नटनी भी सकपका गए, वो डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा नाराज होकर के हमें मार दे। राजा कहते हैं कि खेल को रोक दो, और मंत्री को कहते हैं कि मंत्री जी आप खड़े हो जाइए। मंत्री जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को बुलाइए। सबसे पहले जिन्होंने हार गले में डाला नटनी के, अपनी बेटी से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मैं राजा हूं यहाँ का, मेरे होते हुए तुम इसके गले में हार कैसे डाल सकती हो। तो वो जो बेटी बात कहती है उसको सुनने की आवश्यकता है। वो कहती है कि मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष हो चुकी है और आप अपने सत्ता के नशे में मदमस्त रहते हो। मेरी शादी की आपने नहीं सोची, और मैंने ये विचार बना रखा था कि आज की रात मैं इस घर से भाग करके कहीं दूसरी जगह जाकर के अपनी शादी कर लूंगी। लेकिन जब नटिनी ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए, तो मेरा जीवन बदल गया। और मुझे लगा कि 45 साल हो गए हैं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कभी न कभी तो पिताजी को ध्यान में आएगा, और छोटी सी बात के लिए मैं इस इतने बड़े राजवंश को कलंकित कर दूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। राजा ने कहा कि आप बैठ जाइए। फिर उनको कहा अपने राजकुमार को कि आप खड़े हो जाइए, आपको क्या दिक्कत थी। वो कहते हैं कि पिताजी मेरी उम्र भी लगभग 60 साल की है और आज तक आपने मुझे राजगद्दी नहीं सौंपी है। मैंने ये सोच लिया था कि आज की रात मैं अपने पिताजी को मार करके राजगद्दी के ऊपर बैठूंगा। 85 साल की पिताजी की उम्र है, परंतु राज को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मुझे आज की रात आपको मारना था, ये तो खेल हो गया। और खेल में जब नटनी ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए, तो मेरा भी दिल पसीज गया। और मुझे लगा पिताजी की 85 साल की उम्र है और 2-4 साल के बाद इनको तो चले ही जाना है, राजकुमार तो राजा तो मुझे ही बनना है, इसलिए मैं ये अपराध करने से रुक गया। अब राजा कहते हैं कि बाबा जी आप अपनी बताओ, आपके पास तो कुछ था भी नहीं, एक फटा सा कंबल था वो भी दे दिया। राजा कहते हैं कि मैं वर्षों तक जंगल में रहा, तपस्या भी की, परंतु पता नहीं कौन से जन्म के संस्कार जागृत हो गए और दिमाग में ये आई कि राजा की लड़की की शादी नहीं हुई है और मुझे भी शादी करनी है। तो मैं ये प्रस्ताव आज जाकर के राजा के सामने रख देता हूँ कि आप मेरी अपनी लड़की से शादी करवा दो। परंतु जैसे ही इस महिला ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि पहले तो राजा तेरे को वैसे ही मार देगा अगर तुमने प्रस्ताव रख दिया बेटी की शादी का, और नहीं तो मेरी उम्र भी लगभग 85 साल से ज्यादा की है, ये तो अंतिम समय और मुझे संन्यास लेकर के काम करना चाहिए समाज का। तो इन्होंने मेरे को पतित होने से बचा लिया, इसलिए मैंने अपना कंबल, मेरे पास तो कंबल था और कुछ था नहीं, इस नट को मैंने दे दिया। अब राजा का जीवन भी बदलता है। राजा कहते हैं कि मेरे भी समझ में आ गया, और अगले ही दिन राजा ने दूसरे देश के राजा को आमंत्रित किया और बेटी की शादी करने का निश्चय कर दिया।
और अपने बेटे को वहां का राजकुमार नियुक्त करने के बाद बाबा जी को कहा कि दोनों वापस जंगल में चलते हैं, हमारा समय वानप्रस्थ और संन्यास का है, हम वहां चलते हैं। तो आपने ये अंदाजा तो लगाया होगा कि एक छोटी सी घटना के कारण कितने व्यक्तियों का जीवन बदलता है। और ये जो सत्संग होते हैं ये जीवन को बदलने के लिए होते हैं। जब भी हम सत्संग में उपस्थित हों, सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ, जो विचार के आधार पर, जो तर्क के आधार पर, जो विज्ञान के आधार पर, जो सृष्टि नियम के आधार पर और जो वेद के आधार पर सत्य लगती है, उस बात को अपनाने के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए। टाइम हो गया या रहता है अभी? हो गया। चलो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, अब आगे कुछ नहीं सुना रहा। एक ही निवेदन कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा था आदरणीय प्रोफेसर आनंद सिंह जी के लिए, वो अपने पोते के साथ आए। आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने LIC का बीमा करवा रखा होगा, जिसको कहते हैं कि जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज आवश्यकता है आर्य समाज का बीमा करवाने की। जिंदगी रही जब तक आर्य समाज चलता रहा तो कोई खास बात नहीं है, जिंदगी के बाद भी आर्य समाज चलता रहे, ऐसी कुछ न कुछ प्लानिंग करनी है। पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि सप्ताह में एक दिन नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन वो किसी सत्संग में जरूर जाएं। और यदि वो नहीं जा पाते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने पोते और पोतियों से अपनी सेटिंग रखें ठीक ठाक, क्योंकि सबसे अच्छे मित्र परिवार में दादा और पोता होते हैं। यदि आपकी उनके साथ अच्छी मित्रता है तो उनको हर रोज, कहते हैं ना कि सत्संग में या किसी आर्य समाज के फंक्शन में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लोग खाली हाथ ना जाने से अर्थ तो बहुत से लगा लेते हैं, पैसे लेकर के जाएं, घी लेकर के जाएं, फल फ्रूट लेकर के जाएं, कुछ भी, परंतु खाली हाथ ना आने का मतलब ये होता है कि जब भी सत्संग में आए किसी एक साथी का हाथ पकड़ करके सत्संग में जरूर लेकर के आए। कि जो चीज आपके जीवन को बदल रही है तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपने उन साथियों का, अपने परिवारजनों का, अपने शुभ चिंतकों का, आप जिनसे स्नेह करते हैं उनका जीवन भी बदलना चाहिए। यदि हम अपनी इस पीढ़ी को, छोटी पीढ़ी को आर्य समाज के विचार दे करके चले गए तो 50 साल तक ये आर्य समाज सुरक्षित हो जाएगा। अगले 50 साल की जिम्मेदारी अगले लोग संभालेंगे। तो मैं ये निवेदन करते हुए और ये आशा करते हुए कि अगला जो अपना कार्यक्रम होगा उसमें कम से कम एक साथी को, जिस तरह से विवाह शादियों में लेकर के जाते हैं ना, एक कार के ऊपर 3 लोग जाते हैं, पति पत्नी भी जाएंगे, ड्राइवर भी जाएगा। तो आर्य समाज के सत्संग में भी ये होना चाहिए, जिस तरह से शादियों में जाते हैं बड़े चाव से तैयार होकर के, चाहे अपने पोते पोती को लेकर के आए, चाहे ड्राइवर को ही लेकर के आए, परंतु एक साथी को, अपने सहयोगी को जरूर आर्य समाज के सत्संग में लेकर के आए। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो सभी मिलकर के बोलेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय।